चलिए हम लोग पिछले वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग जो देख रहे थे इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। द्विविस्थापन हमने बताया जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, एक अवक्षेपण, दूसरा उदासीनीकरण। तो पहला देख चुके थे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। अवक्षेप जिसमें बने उसको बोलेंगे अवक्षेपण। अवक्षेप क्या है सर? तो अवक्षेप एक अविलेय पदार्थ है। अगर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद अगर कोई अविलेय दही जैसा पदार्थ का निर्माण होता है, अविलेय दही जैसा पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। उसको अवक्षेप बोलते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसको बोल देते हैं हम लोग जो है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है। तो इसका मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, जिसका यही एग्जाम्पल पहला दिया था मैंने कि जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आपस में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक्वस रूप में रहेगा इस तरह से। फिर हमने जो है दूसरा एग्जाम्पल लिया था इसमें कि जब सिल्वर नाइट्रेट को, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को, है ना, सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो पीले रंग का एक अवक्षेप का निर्माण होता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है इसके साथ साथ। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका दो एग्जाम्पल हो गया था। आप चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और भी, जैसे कि इस तरह से हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए मान लिया जाए कि जैसे हमने लिखा है इसमें पी ए, हमने लिख दिया, मान लिया जाए कि Br2 बेरियम ब्रोमाइड लिख दिया, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया इसमें K2SO4 के साथ, है ना, यानी कि पोटेशियम सल्फेट के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराया आपका क्या होगा? आयन के एक्सचेंज से बनेगा क्या आपका? PaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। ठीक है। यह क्या होगा? अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। और प्लस में क्या होगा? आपका बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ भी देखा आपने कि उजला कलर का यानी सफेद कलर का जो है क्या बन गया इसमें? सफेद कलर का आपका जो अवक्षेप का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप बने। ठीक है। आपका जैसा कि मैंने बताया था कल कि ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में है कि जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो अवक्षेप के रूप में सिल्वर आयोडाइड बनता है। इस सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा है? ये पूछता है, डायरेक्टली पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको बताना है क्या? येलो कलर का यानी कि पीला। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपको या तो डायरेक्टली बोल देगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताना है अवक्षेपण, या बोलेगा कि जो अवक्षेप बना वह किस कलर का होगा। ये आपको ऐसे ही पूछेगा। एक्चुअली वो टेस्ट लेना चाहेगा आपको कि आप डिटेल से पढ़े कि नहीं, डीपली पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है ना। और इसी की जानकारी आपको इसकी मदद से मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है इस तरह से बता रहा हूँ कि ताकि जो है आसानी से आपको चीज़ें क्लियर होती जाए और डीपली रूप से आप समझते चले जाए। ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि सिल्वर आयोडाइड कहीं भी बन जाए वो अवक्षेप रहेगा। आपको बेरियम सल्फेट कहीं भी किसी भी प्रकार की अभिक्रिया से बने वह आपका रहेगा अवक्षेप, और वह अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा भी। ठीक है। पूरी तरह से इतना समझिए। अगर इतना समझ में आ गई हो तो आगे गाड़ी बढ़ाया जाए। आएगा जी सबके समझ में इतना तक अवक्षेपण अभिक्रिया? हाँ, अगर अवक्षेपण आ गया समझ में आओ ना, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है उसका टाइप्स है, वो रहेगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखिएगा दूसरा में उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं।
ठीक है ना, इस तरह से। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं ये आपकी हो गई। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम डिफिनेशन से पहले कुछ समझा देते हैं एक्चुअली होता क्या है उदासीनीकरण। देखिए क्या होता है इसमें, सिंपल सा है कि इसमें एक अम्ल, अगर एक अम्ल की रिएक्शन यानी अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किसी क्षार से कराते हैं, यानी कि यहाँ हमने ले लिया अम्ल और अम्ल की अभिक्रिया हमने करा दिया किसके साथ, तो क्षार के साथ। और जैसे ही अम्ल की अभिक्रिया हमने क्षार के साथ कराया तो बन करके तैयार होगा इसमें लवण और प्लस इसमें बन के रेडी होगा जल, है ना। तो अम्ल की अभिक्रिया जैसे हमने क्षार के साथ कराया लवण बन गया और जल बन गया। अब ये समझते हैं कि इसका नाम उदासीनीकरण पड़ा कैसे, यानी हमने क्यों इसको बोलेंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके पीछे कारण क्या है वो उसको जान लेते हैं। देखिए अम्ल है यानी कि यह अम्लीय माध्यम है, ठीक ना, अम्लीय माध्यम है और उसमें हम लोग अगर क्षार मिलाते हैं तो उसका देखिए ये होता है खट्टा, अम्ल कैसा होता है खट्टा, ठीक ना, और क्षार कैसा होता है कड़वा, ठीक है। ये अम्ल का स्वाद खट्टा होगा और क्षार का स्वाद कैसा होगा कड़वा। लेकिन जैसे ही आप इसका यानी अम्ल खट्टा और कड़वा आपस में मिलेगा ना तो उदासीन बन जाएगा, है ना, उदासीन, समझा ना, ना तो ज़्यादा कड़वा रहेगा और ना ही जो है खट्टा रहेगा, वो बीच का सॉल्ट जैसा, नमक देखिए ना नमक, उसके जैसा स्वाद का हो जाएगा। चूंकि कहीं भी कोई अगर ज़्यादा मात्रा में अम्ल हो तो उसको क्षार मिला करके उदासीन करेंगे, या फिर कहीं भी ज़्यादा क्षार हो तो उसको अम्ल मिला करके उदासीन करेंगे। मीडियम अगर कैसा भी हो हम लोग उसको क्या बना रहे हैं, उदासीन बना रहे हैं, है कि नहीं। इस अभिक्रिया के द्वारा मीडियम अगर कैसा भी रहे लेकिन बन कैसा रहा है, उदासीन बन रहा है। उदासीन बन रहा है इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग उदासीनीकरण। कैसा भी मीडियम हो उसको क्या बना देंगे, उदासीन बना देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आई होप क्लियर हो गया होगा अब, है ना। तो ये आपको ना ऐसा ही जानना है कि उदासीनीकरण एक्चुअली बोलते कैसे, क्यों आखिर क्यों कहेंगे हम इसको उदासीन, ठीक है, कारण क्या है इसका, तो ये रीजन है। चलिए इसको देख लिया जाए, थोड़ा सा लिख लिया जाए परिभाषा इसका। इसमें लिखना है कि जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराया जाता है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराया जाता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, लवण एवं जल का निर्माण होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की अभिक्रिया को बिल्कुल आराम से लिखते चलेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका अभिक्रिया का परिभाषा हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। जब अम्ल की अभिक्रिया हम लवण के सॉरी क्षार के साथ कराते हैं या फिर क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जहां कहीं भी हो उस अभिक्रिया को आपको बता देना है उदासीनीकरण अभिक्रिया।
आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। आप इसको डेली लाइफ में यूज करते हो, ये हमेशा एक दूसरे होता ही रहता है, इसके बिना आपका जीवन संभव नहीं रहेगा या नरक बन जाएगा एकदम। ठीक है ना। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है और कैसे हमारी लाइफ को बेटर बनाने में सहायता करती है, ये हम लोग जो है जानेंगे। इसके बाद मैं अभिक्रिया लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ इसमें उदाहरण के रूप में। उदाहरण स्वरूप देखिए उदाहरण स्वरूप मैं लिखता हूँ इसमें ए में कि रहेगा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है इसमें NaOH से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके करके सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो कि लवण है, एवं जल का निर्माण एवं जल का निर्माण करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करेगा। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिख दोगे इसको कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, ये आपका लिक्विड के रूप में रहेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ये सॉलिड रहेगा, है ना, इस तरह से, और दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, है ना, इस तरह से। तो आपका हो जाता है इसमें Na2SO4 जो कि एक लवण है ना, ये भी सॉलिड रहेगा, और आपका बन जाएगा इसमें जल बन जाएगा H2O। ठीक है, अब बताइए H2SO4 क्या है, H2SO4 है आपका अम्ल, क्या है, अम्ल है। ठीक है, और NaOH क्या है, NaOH क्षार है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया Na2SO4, तो ये लवण हो गया, आइए आपका H2O प्यारा दुलारा जल है ही। इस तरह से हमने देखा कि अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया किया तो लवण और जल बना दिया। ये अभिक्रिया किसका कहलाएगा, ये अभिक्रिया कहलाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, है कि नहीं, अभी बताया कि नहीं, अभी मैंने बताया कि इसको बोलेंगे उदासीनीकरण, बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका एक, है ना। ऐसे ही आपको जो है लिखना रहेगा, इसमें बी नंबर पे देना रहेगा। तो कोई भी दूसरा अम्ल ले लीजिए इसमें, है ना, हमने अम्ल के रूप में ले लिया इसमें अब इस बार नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ले लिया, पता है ना नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, और हमने ना क्षार के रूप में इस बार ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे इसको, तो लिख देंगे इसमें पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इस तरह से हमने क्या किया इसको, अब दोनों में रिएक्शन कराया, जैसे रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और प्लस में बनेगा आपका जल, जल। तो बोल सकते हैं कि सर नाइट्रिक अम्ल जो है रिएक्शन किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पोटेशियम नाइट्रेट और जल का निर्माण किया। इसी को हम लोग जो है संकेत सूत्र में निरूपित कर देते हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए,
HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा KOH। जैसे मैंने रिएक्शन कराया आपस में, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाया और प्लस में जल बना दिया, तो इसमें आपका जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल है, ये अम्ल रहेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, क्षार रहेगा। KNO3 नाइट्रिक अम्ल है, लवण रहेगा और जल रहेगा। यानी ये दोनों अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको रिएक्शन उतार लेना एकदम पूरी तरह से क्या कंठस्थ कर लेनी है ना। देखिए अब समझिएगा, इसमें हमने बता दिया द्विविस्थापन पढ़ा रहा था मैंने, तो उसमें बताया कि दो टाइप का होता है, यानी कि अवक्षेपण में भी द्विविस्थापन होगा और उदासीनीकरण में भी क्या होगा? द्विविस्थापन होगा, है ना। तो हमने अविलय पढ़ाया आपको, सॉरी ये अवक्षेपण पढ़ाया, उसमें देखा गया, बताया गया आप लोगों को कि ये अदला बदली कर रहा है, यानी कि द्विविस्थापन हो रहा है इसमें। फिर आपको जो है ये समझा दिया और भी एग्जाम्पल दे करके। उदासीकरण बता दिया, इसमें भी क्या है, इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें द्विविस्थापन ही हो रहा है, यानी SO4 भिड़ रहा है सोडियम के साथ और OH भिड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ, है ना। इसी तरह से रिएक्शन चल रहा है ना, तो इसमें भी क्या द्विविस्थापन चल रहा है। इसमें देखिए, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सी के रूप में, है ना। मैं अभी देता हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आप लोगों को, चिंता ना करें। मैंने जो है एक अम्ल के रूप में मैंने ले लिया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पता है ना सबको, एसिटिक अम्ल क्या होता है? हाँ, सिरका में पाया जाता है, ठीक बोला। कहाँ पाया जाता है ये? सिरका में, वेरी गुड। तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल हमारा अम्ल के रूप में क्या होगा? सिरका हो गया। हमने क्षार के रूप में ले लिया कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा फॉर्मूला बताओ बाबू, क्या होगा? कौन बोलेगा? प्रिंस बोलेगा। क्या बताएगा? अच्छा, हाँ NaOH, ठीक बताया तुम, ठीक है। तो देखिए अब एसिटिक अम्ल है और कॉस्टिक सोडा है। अब बताइए, एसिटिक अम्ल तो अम्ल हो गया, कॉस्टिक सोडा क्या हो गया? क्षार हो गया, है कि नहीं। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा आपस में तो तबाही मचाएगा, और क्या बनाएगा? लवण और जल, ठीक है। तो इसमें लवण क्या रहेगा सर? तो लवण बनेगा आपका, देखो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जैसा कि तुमने बताया अभी, है ना। NaOH होता है, सही बात है बिल्कुल। और इस NaOH जब क्रिया करेगा एसिटिक अम्ल के साथ, तो बनाएगा क्या? एक लवण बनाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? जिसका नाम रहेगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम रहेगा? सोडियम एसीटेट। क्या नाम रहेगा? सोडियम एसीटेट। नाम ना भूले, है ना। इसका नाम रहेगा बुआ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट और प्लस में आपका प्यारा दुलारा जो सब में बन रहा है, बेचारा सब में बन रहा है, वह है आपका, है ना, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, बन के रेडी हो जाता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बता दीजिए सभी लोग, अरे बताइए। CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल, जो कि रहता है लिक्विड यानी कि पानी की अवस्था में, और रहता है क्या? रंगहीन, कलरलेस, किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, मतलब कोई कलर नहीं, ठीक ना, ऐसा। ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। अब एक जो है सबसे खूंखार प्राणी इसके अंदर आएगा, जिसका नाम है NaOH, कास्टिक सोडा। काफी तेजी से रिएक्शन करता है, और वो भी किस, देखो सोचो, वो ऑक्सीजन से मिलल है बेचारा, ऑक्सीजन से कितना लगाव इसका है कि नहीं। और रिएक्शन जैसे ही करेगा, मतलब सोडियम को ऑक्सीजन बहुत पसंद है, समझ में आया ना। और सोडियम को ऑक्सीजन जो है बहुत पसंद है, वो लगातार रिएक्शन करता ही रहता है, ढूंढता ही रहता है। लेकिन अब इस वीडियो को देखते हुए देखा गया तो रिएक्शन करेगा, है ना। रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से पहले ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस में टूट गया। अब आयन का आदान प्रदान होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है अभिक्रिया कर लेगा सोडियम के साथ, यानी इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? जो खाएगा, सॉरी ये बनेगा सोडियम एसिटेट और
ओ एच प्लस के साथ भिड़ करके भाग जाएगा, यानी कि H2O जल बनाएगा इस तरह से। और बनेगा यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो बताइए सर, अब इसमें कैसे हुआ उदासीनीकरण? तो बाबू ये है अम्ल, क्योंकि इसका नाम है एसिटिक अम्ल, और ये है क्षार, ये है क्षार। क्या है ये? क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एसिटेट बनाएगा, इसका नाम है लवण, ये लवण रहेगा सॉरी, और ये जल बनाएगा। तो जब अम्ल क्षार अभिक्रिया की आपस में लवण और जल बनाया, इसको बोला गया क्या? उसको बोला गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना? इसको बोला गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस तरह से, ठीक है, क्लियर है, मस्त है। चलिए इसका एक अच्छा शेप दे देते हैं। इस तरह से आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया रेडी हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दिया जाए? नहीं, इतना काफ़ी है। ठीक है जी, इतना काफ़ी है तो अच्छी बात है। अगर हम आगे की बात करें, थोड़ा समझाया जाए यहाँ पे कि सर उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या क्या उपयोग होगा, है ना? उदासीनीकरण अभिक्रिया का जीवन में क्या क्या उपयोग है? तो आपको बताया गया था, जैसे दांत के बारे में, अगर हम, आप लोग जो है वीडियो देखे होंगे, इसका क्या बोलते हैं, जैव पराक्रम का पोषण चैप्टर पढ़ाए होंगे, तो उसमें आपको दांत के बारे में बताया गया होगा। तो दांत को याद कर लीजिए बढ़िया से एकदम, है ना? आपको जो दांत के बारे में बताया गया होगा ना, तो दांत के बारे में याद करके हंसिए बढ़िया से। ही दांत दिखाइए, दिखाइए सभी लोग, अरे दिखाइए। क्यों नहीं दिखाएंगे? दांत, अच्छा दांत तोड़ लेते हैं हम। दांत किससे तोड़ लेंगे जी, है ना? चलिए देखिए, अब ये क्या है, मैंने नीचे का जबड़ा बना दिया, कीजिएगा ना इस तरह से, तो दांत दिखेगा। तो जहां दांत मसूड़ा में फिक्स होता है ना, मैंने वो बना दिया, ठीक है। अब दांत को दिखाइए ऐसे, 1 2 3, खरगोश की तरह दिखाइए, 4 दांत इसका हो गया इस तरह से, ऐसे, और एक ऐसे, ये दिखेगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट अपने आप को इमेजिन नहीं करना है कि आपका दांत है। 1 2, 1 2 इस तरह से हो गया, और 1 2 3, 1 2 3 ऐसे होता है शायद, या फिर ये 3 होता है, अगला फिर 2 होता है, नीचे होते हैं 16, ऊपर 16, 32 हो गया, ठीक है। अब समझिए क्या होता है कि अगर आपने रात को भोजन खाया, ठीक है, रात को खाना खाया, और खाना खाने के बाद आपने दांत की अच्छी तरह सफाई नहीं की, ठीक है, रात को भोजन खाया आपने और दांत की अच्छी तरह से सफाई नहीं की, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोल लो? कि भोजन के कण जो है ना आपका, वो दांत के अंदर फंसा रह गया, ठीक है ना? इस तरह से दांत के अंदर भोजन के कण फसल रह गया। अब जैसे दांत के अंदर भोजन के कण फंसा हुआ रह गया ना, तो क्या करेगा? अब चूंकि बताइए कि मुंह के अंदर पानी है, अरे बताइए हाँ या ना, पानी है, और दांत में फंसा हुआ भोजन है, तो पानी और भोजन मिल गया, रहने का जगह फर्स्ट क्लास दांत मिल ही गया, तो बैक्टीरिया अटैक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा जी, 100% अटैक करेगा। तो पानी उसको मिल गया इस तरह से अटैक करने के लिए, यहाँ पानी मिल गया, भोजन मिल ही गया, तो वह क्या करेगा? अपनी संख्या को, यानी भोजन खा करके, पानी पी करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा, है ना? भोजन खा करके, पानी पी करके अपनी संख्या को क्या करेगा? बहुत तेजी से बढ़ाएगा, और संख्या बढ़ाएगा ना, तो वह भोजन को खा करके वह अम्ल देगा, एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? भोजन खाएगा और अम्ल में उसको तोड़ देगा, जैसे बहुत सारा ईस्ट देगा ना इसके अंदर रहेगा, तो ग्लूकोज को CO2 गैस और एल्कोहल में तोड़ देगा। एल्कोहल पता है कि अम्लीय होता है, दुर्बल अम्लीय है, लेकिन अम्ल है वो, ठीक है। अब जैसे इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, चूंकि क्या है, बैक्टीरिया अटैक करेंगे, तो ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन आप धोएंगे नहीं तो चलो एक दिन में आपको अम्ल बन जाएगा बहुत सारा, नहीं। लेकिन क्या है कि अगर आप डेली स्किप कर देते हैं ब्रश करना, जिससे क्या होता है कि डेली आपका जो कुछ ना कुछ करके एसिड बनाते जाएगा, और एसिड बनाते बनाते इस तरह से क्या होगा कि एसिड बनाते बनाते क्या होगा यहाँ पे, कि पूरा माध्यम जो मुंह का है ना, अम्लीय हो जाएगा। और अम्ल, चूंकि पता है कि अम्ल होने पर पीएच वैल्यू क्या होता है,
घटता है, पीएच मान जो है घटता है अम्ल होने पर। और घटते घटते यदि पीएच मान 5.6, किसी किसी में 5.5 भी देता है, तो उससे अगर कम हो गया तो क्या होता है, क्या होता है सर, क्या होता है बताइए, है ना, हो गया तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपका इस तरह से जो दांत खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, ये जो दांत दिखाई दे रहा है, खूबसूरत खूबसूरत जो दांतें दिखाई दे रही है, उसके अंदर क्या होगा ना, होल हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा एकदम, है ना, ये ऐसे यहाँ पे ना छेद हो जाएगा अंदर। अब जैसे ही छेद हुआ इसके अंदर ना, तो यहाँ अंदर से छेद, चूंकि बताया गया आप लोगों को कि दांत के अंदर ये वाला भाग है, इस भाग में, ऊपर वाला भाग में जैसे ही छेद हुआ, नीचे क्या होता है, नीचे होता है पल्प कैविटी, पता है ना सभी को, सबके अंदर पता है सबको कि इसके अंदर होता है पल्प कैविटी, है ना, इसके अंदर होता है पल्प कैविटी जो ब्लड ले जाता है ये सब। तो क्या होगा, जैसे ही उसमें पल्प कैविटी में छेद हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वगैरह सब क्या बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में दांतें क्या होगी, पूरी तरह से दांत में से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर थोड़ा और समय छोड़ दिए आप इसको, दांत को साफ नहीं किए, तो पैरिया हो जाएगा। पैरिया में क्या होता है कि ऊपर लेयर धीरे धीरे गायब होने लगेगा, मसूड़ा में छेद हो जाएगा, मसूड़ा से खून निकलना शुरू हो जाएगा, दांत पूरा हिलने लगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको पैरिया बोलते हैं ऐसे कंडीशन को। तो अगर जो है पैरिया नहीं उड़ाना है, यानी कि इतना कंडीशन दे दिया कि लगातार आपने ब्रश नहीं किया, तो ऐसा कंडीशन आ जाएगा जिसको बोलते हैं दंतास्थि क्षय। दंतास्थि क्षय, दांत मतलब कि दांत आपका, अस्थि मतलब दांत की अस्थि, और क्षय मतलब होता है क्षरण, यानी कि डिके, डिके जिसको बोलते हैं, डिके हो जाना मतलब कट कट के गायब होना, ठीक है ना, ऐसा। दांत के अंदर क्षय होगा, दंत अस्थि क्षय में दांत की लेयर गायब होने लगेगी। आप जो है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटे बच्चे को देखिएगा जो ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट खाता है ना। आप चॉकलेट खाने वाले बच्चे को देखिएगा कि उसका आगे का दांत पूरा स्वाहा होता है, मतलब गायब होता है, क्योंकि वह दूध का दांत होता है, तो इसलिए वापस जम जाता है, उसमें ज़्यादा कोई शिकायत है नहीं। बट वो बच्चा अधिकतर बीमार ही रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, किसको देख करके, चॉकलेट को देख करके, ठीक ना, जो उसके दांतों में फंसा रह जाता है। अब क्या है कि अगर आप दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करेंगे तब बैक्टीरिया अटैक करेगा इस तरह से। लेकिन अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग समझाना इस मुख गुहा के अंदर। आप दांत को सफाई करने के लिए, साफ करने के लिए जो है, या तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अलग अलग कंपनियों का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, या फिर दातुन का प्रयोग करते हैं। एम आई राइट? यस। तो दातुन या फिर अगर टूथपेस्ट, दोनों का प्रयोग करते हैं, उसमें रहता है क्षार, क्योंकि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया के आने से, तोड़ने से मीडियम बन गया है अम्लीय। कैसा बन गया है? अम्लीय मीडियम बन गया है, यानी अम्ल का निर्माण हुआ है ना, अम्ल बन गया है। और अम्ल को पता है सभी को, याद रखिए, एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारा बॉडी जो होता है ना, 7.0 से लेकर के 7.8 तक ही काम करता है। याद रखिएगा, अगर 7 पॉइंट से नीचे आ गया तभी दिक्कत है, और 7.8 से ऊपर चला गया तभी दिक्कत है, ठीक है ना। अब चूंकि अम्ल हो गया ना, अम्ल हो गया यहाँ पे, इसका मतलब कि 7 से वैल्यू क्या हो गया, पीएच मान घट गया है, 7 से पीएच वैल्यू क्या हो गया, घट गया है। अब अम्ल है और उसको वापस जो इसी रेंज में लेके आना है, तो क्या प्रयोग करेंगे? क्षार। सुना है ना, क्योंकि क्योंकि लवण बन जाएगा ना इससे। देखिए, अम्ल रहेगा इसमें और क्षार का प्रयोग कीजिएगा तो लवण बन जाएगा, और लवण का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 के आसपास ही होता है, 7 होता है लगभग, समझिए कि 7 से ऊपर होगा हल्का सा, तो हल्का इस सब रेंज में चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, हम लोग जो है टूथपेस्ट या फिर जो दातुन का प्रयोग करते हैं। टूथपेस्ट और दातुन दोनों में होता है क्षार। कैसा होता है, क्या होता है? क्षार होता है। तो देखिए, मीडियम अगर जो है अम्ल है, अम्लीय मीडियम है, और आपने जो है टूथपेस्ट या दातुन के रूप में क्षार का प्रयोग किया, तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा, और उसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा? तो 7 के आसपास रहेगा, जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल रहेगा, इसलिए हमारा बॉडी अच्छा से काम करेगा, ठीक है ना, ऐसा। तो इस तरह से हमने देखा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का हमारे मुख गुहा में कैसा उपयोग है कि नहीं। ये पहला उपयोग हो गया, ठीक है। हाँ, इस चिंता न करें, एक्चुअली मैंने इसको बताया यहाँ पे है अम्ल क्षार लवण, यानी कि आपका दूसरा चैप्टर जो है उसमें मैं लिखवाऊंगा।
क्योंकि उसमें प्रॉपर रूप से पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, ठीक है। यहाँ पे जिक्र आया थोड़ा सा, तो मैंने जो आपको बता दिया ताकि आपको डिटेल से चला जाए, क्योंकि ये सीरीज में मैंने जो है आपको कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, तो यहाँ मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ, ठीक है ना। ये सीरीज ही आपको चल रहा है पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला चल रहा है, डिटेल से ही चल रही है सारी चीज़ें। तो आपको ज़रा सा भी नहीं, मुझे मेरे पास अगर जितना है और मुझे लगता है कि यहाँ इसको बता देना चाहिए, मैं पूरा बताऊंगा ही, ठीक है ना। ऐसा तो पहला हो गया मुख गुहा के अंदर, ठीक है, ऐसा मुख गुहा के अंदर पहला हो गया। अब दूसरा समझते हैं, चलिए इसको प्ले कर लिए आप लोग, हाँ इतना हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपको, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ नेक्स्ट खेत का, खेत 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 का एग्जाम्पल लेता हूँ, वायुम बनो खेत का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए हरा हरा खेत लगा हुआ है इस तरह से, इसके अंदर है ना, आपको हरियाली नज़र आ रहा होगा पूरी इस तरह से, आपको हरियाली लगा हुआ है खेत के अंदर, पूरा खेत वाला फील आना चाहिए आप लोगों को इस तरह से। ये खेत लगा हुआ है, ये खेत हो गया। अब क्या होता है कि 3-4 साल, मान लो कोई किसान है और वह लगातार खेती किया, ठीक है ना, अपने खेतों पर, ठीक है। तो क्या हुआ, लगातार खेती करने से क्या हुआ कि पता है कि आपको खेती करने से क्या होता है कि जो पौधे होते हैं मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता ही क्या है, आपको क्लास 8-9 में पढ़ाया गया होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि नाइट्रोजन है ना, मोलिब्डेनम, सॉरी इसी तरह के जो जिंक हो गया है ना, मैग्नीशियम हो गया, ये जो कुछ कुछ खनिज लवण है ना, जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और पौधों को इसकी आवश्यकता बहुत ही कम होती है, और बहुत ही कम मात्रा ही पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरह से हमारे बॉडी के लिए विटामिन्स हो गया है ना, ये फिर हार्मोन्स, ये सब हो गए, ये सब कम मात्रा में बनते हैं लेकिन पूरे बॉडी को प्रभावित करते हैं। उसी तरीक़ा से इनके बॉडी के अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी आवश्यकता तो कम है लेकिन इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को वह जो है ऑब्जॉर्व कर लेते हैं पौधे, और लगातार ऑब्जॉर्व करते करते क्या होता है कि अगर लगातार खेती किया जाए 4-5 साल, तो होती क्या है कि उस खेत में, उस मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिस कारण से खेती प्रॉपर रूप से होती नहीं है, ठीक है ना। मान लो कोई वो किसान जो है खेती किया और 3-4 साल के बाद क्या हुआ कि उसके खेतों में पैदावार घटता गया। मतलब कि अगर वह जो है हर साल 80 क्विंटल चावल अगर उपजा रहा है, वो मैंने एग्जांपल लिया है मैंने, अगर 80 क्विंटल अगर उपजा रहा है वो, तो 4 से 5 साल के बाद घट जाएगा, मतलब 50 क्विंटल के मान लो के आसपास आ जाएगा, है ना, घट गया लगातार करने से। तो क्या होगा, अब घटता गया तो सोचा किसान ने कि क्या हुआ, ये घाटा कौन सहेगा अभी, है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम इसको, अब क्या हुआ, लोगों ने बताया, बोला कि क्या कीजिए, काम कीजिए, इसको परती छोड़ दिए। परती मतलब कि ऐसे ही अब लगाइए नहीं 3-4 साल, इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये खेत जो है धीरे धीरे अपना नाइट्रोजन बना लेगा, है ना। आप ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, और डाल करके 2-3 साल, 1-2 साल के लिए छोड़ दीजिए। अब बताओ, ये तो चूंकि वो किसान पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए क्या हुआ, उसने छोड़ दिया 2-3 साल तक परती के लिए, और उसके बाद फिर अपना खेती चालू किया। तब उसे, यानी कि आप समझिए कि उस मिट्टी को जो है छोड़ दिया, यानी 3-4 साल छोड़ा, तो उसका क्या कुछ ना कुछ तो घटा गया नहीं जी। लेकिन एक पढ़ा लिखा किसान करता क्या है, पढ़ा लिखा किसान करेगा ये कि जैसे ही मिट्टी उपजाऊ नहीं है, यानी कि 3-4 साल बाद जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट गई, तो करेगा क्या, वो चुपचाप मिट्टी उठाएगा, खेत का मिट्टी लेगा, और जहाँ कहीं भी, यानी कि अपने आसपास, जैसे मान लीजिए किसी है अपने, तो वो अपने जिला के अंदर जाएगा, और जिला के अंदर एक कृषि के लिए अलग विभाग होती है, वहाँ लैब की व्यवस्था होती है, वहाँ पे जा करके मिट्टी चेक कराइए। मिट्टी मतलब जो पढ़े लिखे किसान यही करेगा कि मिट्टी अपना ले जाएगा खेत का, और ले जा करके चेक कराएगा मिट्टी क्यों आखिर जो है खेती, मतलब उसमें से उपज क्यों नहीं हो रही है, इसको जांचने की कोशिश करेगा वो। तो उसको जो है मालूम चलेगा, उसको जो है थोड़ा सा ही पता चलेगा कि मिट्टी या तो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अगर मिट्टी जो है अम्लीय रहेगा,
मिट्टी अगर जो है अम्लीय रहेगा फिर भी पैदा जो है अच्छा से नहीं होगा, खेती उपजेगा नहीं, अच्छा से अन्न नहीं उपजेगा। और यदि मिट्टी ज़्यादा क्षारीय हो गया है फिर भी खेती नहीं होगा। दोनों कंडीशन में जड़ जो होती है पौधा का वो गल जाती है, जिसके कारण से बहुत ही कम पौधे बच पाते हैं, इसलिए उसकी पैदावार घट जाती है ना। तो वो क्या करेगा, जैसे चेक करवाया, मान लिया जाए चेक करवाया और मिट्टी का जो प्रकृति निकला वह निकला अम्लीय। और आप सभी को मालूम है कि जब तक लवणीय नहीं होगा, लवण मतलब सॉल्टी नहीं होगा ना, तब तक जो है वह उपज अच्छे तरह से होगा नहीं। ठीक है ना। बताइए, अगर मिट्टी अम्लीय लगा और उसको लवणीय बनाना है, लवण बनाना है, देखिए लवण बनाना है उसको, क्योंकि पीएच वैल्यू वो 7 के आसपास लाना चाहता है, तभी मिट्टी उपजाऊ क्षमता रहेगी उसका अच्छा है, नहीं तो नहीं रहेगा। और उस अम्ल के अंदर क्या मिलाए कि वो लवण हो जाए, तो कोई ऐसा पदार्थ मिलाएगा जो क्षारीय रहेगा। कैसा रहेगा, क्षारीय। आया ना। हाँ सर बिल्कुल। अम्लीय है मिट्टी और क्षारीय डालेगा कोई चीज तब ना लवण बनेगा जी, लवणीय होगा। यानी कि पीएच वैल्यू इसके 7 के आसपास आएगा। मतलब ये सर क्या हुआ कि अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम रहेगा और क्षार में क्या है 7 से अधिक, है ना, तभी यह 7 के आसपास आएगा ना, 7 आएगा, जिससे पीएच वैल्यू अच्छा काम करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ भी खेती में भी क्या है, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज हो रहा है। ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग जो है ये पता कर लेंगे कि दैनिक जीवन में हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का काफ़ी ज़्यादा यूज है, हम लोग डेली बेसिस पे करते आ रहे हैं। इसका हम लोग पता ही नहीं चलता है या किसी किसी को मालूम नहीं रहता है, लेकिन हम लोग डेली बेसिस पे डेली जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग करते ही हैं। ठीक है ना, ऐसा इस तरह से हो गया। चलिए, तो इतना आप कर लीजिए जल्दी से, एक बार देख लीजिए पीछे का, है ना, पीछे का देख देख करके एक बार रिपीट कर लीजिए और इसको बिल्कुल उतारते चलिएगा। ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, एक बार देख लेते हैं आप लोगों को। देखिए, हमारा यहाँ तक हो गया था, चला गया जी। काफ़ी पढ़ा दिया। देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमने इसका प्रकार भी पढ़ लिया पूरी तरह से। कौन कौन पढ़ लिया इसका प्रकार, तो एक अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ लिया और दूसरा पढ़ लिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। चलिए, सभी लोग एक बार बढ़िया से हेडिंग देंगे, बढ़िया से बना के हेडिंग देंगे इसमें, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो कैवा नंबर था ये, कौन सा नंबर था, ये था आपका चौथा नंबर हो गया था। हाँ, आज पढ़ाएंगे ऑक्सीकरण यानी 5वां नंबर। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया सभी हेडिंग देंगे बढ़िया से। हो गया, लिखिए सभी लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए, सभी हेडिंग देंगे बढ़िया से और लिखना शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। चलिए, लिखते हैं सभी लोग।
आप समझाते हैं ऑक्सीकरण बोलते किसको है, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिएगा और आपका मार्क्स, बहुत सारा मार्क्स क्लियर होंगे इससे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है बोर्ड के दृष्टिकोण से भी, ठीक है ना। देखिए, ऑक्सीकरण उन सारी अभिक्रियाओं को बोलते हैं जिसमें तीन काम होता हो। अब वो तीन काम कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है ऑक्सीजन यानी O2 का योग। अगर उस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो रहा है, बस बोल देंगे उसको कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा सभी लोग, कि यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मांझे यह हुआ कि उसमें ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन से वो जुड़ रहा है, यानी कि उसमें उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन का वियोग। इसके विपरीत क्या, अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है यानी हाइड्रोजन हट रहा है तो भी ऑक्सीकरण होगा, है ना। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। तीन चीज याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। ये तीन काम अगर जहां भी हो, उस पदार्थ के साथ हो अगर, तो उस पदार्थ का मांझे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना। जैसे सर, जैसे ये है आपका प्यारा दुलारा सोडियम, और उसकी अभिक्रिया हमने करा दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बना दिया क्या इसमें Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बना दिया। इसमें क्या हो रहा है समझिए, इसमें सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि सोडियम के साथ क्या जुड़ रहा है, सोडियम के साथ क्या जुड़ गया है यहाँ पे, ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें सोडियम का यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन का विवाह, सॉरी, हाँ सच में विवाह हो रहा है, किसके साथ हो रहा है सर, तो ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ेगा तो इसमें क्या बोलेंगे सर, कि यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इस तरह से सोडियम का ऑक्सीकरण, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया आई थिंक। और यदि क्लियर हो गया होगा तो सही बात है, आगे बढ़ा दिया जाए। मैं इसको लिखवा भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और चलिए इसको साइड थोड़ा सा कर लिया जाए कुछ समय के लिए, और इसको बोल देते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और चलो, इस तरह से मैं इसको क्या कर दिया, है ना। इसका हम परिभाषा लिख देंगे अच्छे ढंग से, लिखेंगे वैसी विक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी विक्रिया जिसमें जिसमें किसी पदार्थ के साथ, किसी पदार्थ के साथ के साथ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, कॉमा, हाइड्रोजन का वियोग, बताते चलिए, बिल्कुल लिखते चलिए। और ऑफलाइन वाले बच्चे, आप लोग जो बोर्ड की तरफ भी देख लिख चलिएगा, और ऑनलाइन वाले यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वे वीडियो को पॉज करके भी लिखते चलिएगा, ठीक ना। ऐसा, अगर मुझे मतलब ऐसा लगे कि आपको कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो, नहीं तो आप लिखते चलिए बिल्कुल मेरे साथ। इसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, या या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो, तो उससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे उस पदार्थ का बोल देते हैं, तो उसे उस पदार्थ का
का ऑक्सीकरण, उसे उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कहते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, तीन चीज पकड़ना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का योग, है ना। फिर हाइड्रोजन का वियोग यानी रिपल्सन ऑफ हाइड्रोजन, एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। ये तीन चीज जहां दिखिएगा वहां पे मोहर एक ही लगाना है, ऑक्सीकरण। ठीक है, पकड़ना है क्या है, ऑक्सीकरण। पहला हमने तो एग्जाम्पल देख लिया कि सर इसमें सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ऑक्सीजन इसके साथ चिपक जाता है बिल्कुल, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा इसमें, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि सोडियम के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, इतना ओके। अब यहाँ पे क्या, मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ एक CaOH के हॉल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसको बोलते हैं भखरा चूना। क्या बोलेंगे, भखरा चूना। और इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना ही बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बोलिए। ये आपको बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं, बोर्ड में डायरेक्टली आते हैं, तो बोर्ड के लिए आपका अच्छा है, बुझा हुआ चूना। और इसको जब आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो रिएक्शन के फलस्वरूप आपको बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या होता है आपका, प्लस से जल बनता है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ अगर आएगा जैसे इसको यहाँ लाइएगा, देखिए ये था आपका, इसमें हाइड्रोजन छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आए तो हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन गायब हो गया, यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया, इसमें वियोग हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अवकरण। इज इट क्लियर? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तीसरा, यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि का भी, ठीक है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी का भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, है कि नहीं। तो हमारा प्यारा दुलारा फिर से ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, सोडियम। ठीक है, और सोडियम क्या होता है कि अपने अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए, अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए, फिर से अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्यों करता है त्याग, क्योंकि इसके पास होता है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो होगा, मालूम होगा, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि आप पढ़े होंगे अष्टक नियम के अनुसार कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, पढ़े होंगे। तो 8 सोडियम कैसे बनाएगा, 2 कंडीशन इसके पास है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए असंभव है, क्योंकि ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसका दूसरा ऑप्शन अपनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 1। ठीक है, इसके लिए आसान रहेगा। क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो त्यागा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया कम, है कि नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागा 1 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 क्या हो गया, घट गया इसके पास। और त्यागा जैसे ही तो हुआ क्या कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 11 था उससे घट के कितना हो गया, 10। लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितना रह गया, 11। 11 होता है, यानी प्रोटॉन 11 है, एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस है, यानी नेगेटिव चार्ज। अब 11 में से 10 घटेगा तो क्या होगा, प्लस में 1 आएगा, इसलिए ये ऊपर जुड़ जाएगा इसके ऊपर, यानी कि Na प्लस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से गैप होता हुआ दिखाई देगा। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे तो था 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 10। हम कह सकते हैं कि सर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे कि सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं, इस तरह से। तो ये इस तरह से बाबू आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, वीडियो को एक बार रिपीट करके देखते चलिएगा और कंटेंट को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, ये बिल्कुल मजा आएगा आपको, ऐसा ही मिलेगा पूरा क्रिस्टल क्लीन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके जनरल लाइफ में, जैसे कि मान लिया जाए कि वसा और तेल युक्त भोजन जो है उसको आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में अधिकांश चीज़ें ऐसी होती है, वो क्या होता है कि
वह उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक करके वह भोजन को ऑक्सीकृत कर देते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है, भोजन खराब हो जाता है। ठीक है ना। देखा, तेल लगा हुआ भोजन जो होता है, जिसमें तेल का उपयोग हुआ बहुत ज़्यादा, वह लंबे समय तक चलता नहीं है कि नहीं। उसको फिर बचाने के लिए जो है ऑक्सीकरण से, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए बहुत सारा परिरक्षक का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। ये चीज़ें मतलब खराब हो जाती है वो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीकरण से हर एक चीज़ें खराब हो जाती है। उसका अगर छोटा सा एग्जांपल देखना है, मैं ऐसे लिखवाऊंगा पूरी तरह से, बट मैं अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि लोहा की कोई वस्तु है, ठीक है ना, ऐसे ये लोहे की वस्तु है, और लोहे की वस्तु का एक शर्त होता है कि इसको जो है दो चीज़ के संपर्क में मत कभी ना लाना। दो चीज़ के संपर्क में कभी ना लाना। एक है उसका, एक है और एक है ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है जल। केवल ऑक्सीजन के संपर्क में लाइएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और केवल जो है जल के संपर्क में लाइएगा वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों साथ में मिल जाए इसको, ऑक्सीजन और जल, तो दोनों से रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। कैसे समझिएगा, जैसे लोहा है, लोहा का फॉर्मूला क्या होगा, Fe, लोहा, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा O2, और जल का क्या हो जाएगा H2O। अब H2O जो है अलग ज़्यादा कम मात्रा में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे XH2O कर दिया, ठीक ना। तो इसकी मात्रा मिल जाएगी, जैसे ही इसने अभिक्रिया किया आपस में, इसके साथ लतम जुतम होगा इसके साथ, और अभिक्रिया करने के बाद इसका बनाएगा Fe3O4 डॉट XH2, है ना। जितना ज़्यादा मात्रा में रहेगा आपका ये वाटर की मात्रा, उतना ही ज़्यादा ये थिक बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से। हमने देखा कि इसका कलर कुछ नहीं था, पहले नॉर्मल था वो, लेकिन जैसे ही बना दिया इसमें, इसको बोलेंगे जंग। क्या बोलेंगे, जंग। इसका कलर होगा लाल भूरा लिए, लालीपन लिए भूरा कलर का होगा, समझा ना। अब लालीपन लिए भूरा कलर का होगा, यानी कि लोहा परे अकेला था और उसके साथ बहुत सारा अब चीजें मिल गई। तो बोला जाता है कि जंग लगने से किसी धातु का भार क्या होता है, बढ़ जाता है, समझा ना। जंग लगने से किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, लोहे के वस्तु का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना, इस तरह से। तो हमने देखा सर कि लोहा ने क्या किया, ऑक्सीकृत हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से वह जंग बन गया। जंग एक भुरभुरा होकर के लाल रंग का होगा, वो गिर जाएगा, ठीक है, इतना। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे आपको समझाते हैं इसमें कि Mg धातु को जब हम ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराते हैं तो ऑक्सीकृत होकर के बनाएगा आपको MgO, और एक यह चकाकौंध करते हुए उजला प्रकाश में जलेगा। इतना क्लियर, क्लियर हो गया है ये चीज़, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप चिप्स का पैकेट देखे होंगे, चिप्स चिप्स जानते होंगे ना, लेस जिसको बोलते हैं, लेस नाम से आता है कि नहीं। तो ये चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स होता है, वह एक्चुअली उसको छाना गया किस में होता है, तेल में, यानी कि वसा उसके अंदर है ना। तो उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना, खुले पैकेट में ना डालें, लंबे समय तक रख देंगे, तो वह खराब हो जाता है। तो उसको हम लोग परिरक्षक में, यानी नाइट्रोजन गैस के साथ भर करके रखते हैं, ताकि वो लंबे समय तक बना रहे, खराब ना हो, वहाँ पे परिरक्षक। वसा के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो गंध देगा। जैसे मान लीजिए कि वसीय भोजन है, हमने मान लीजिए थाली रखा भोजन का, और इसमें इस तरह से हमने क्या किया, भोजन रख दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से क्रिया करके गंध युक्त गंध युक्त चीज़ें बनाएगा, जिससे कि भोजन खराब हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल जो है एक टर्म के रूप में आपको पढ़ना है प्रॉपर रूप से, क्योंकि मुझे ऑक्सीकरण को अच्छे ढंग से समझाना था, तो मैंने इसे बार बार चेक चेक करके मैंने बोलने की कोशिश यही किया आपको कि ऑक्सीकरण में कुछ नहीं होता है, इसमें वस्तु जो है ऑक्सीजन का संपर्क में आकर के एक अलग गुण वाला पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, ठीक ना, ऐसा। क्लियर इतना। तो आई थिंक आपको जो है ऑक्सीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज़ हुई, तीन कारण है मेन इसमें, ठीक है, तीन कारण से आपका ऑक्सीकरण क्रिया होती है, ठीक है। इसमें इतना हो गया होगा।
ऐसी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें इस तरह से। अब हम जो है इसका ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ऑक्सीकारक आपको समझाते हैं, एक टर्म है, बहुत ही अच्छा टर्म है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। देखिए, ऑक्सीकरण की क्रिया करने में जिस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, यानी जिसके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, उस पदार्थ को बोलते हैं ऑक्सीकारक। देखेंगे, जिस पदार्थ के जिस पदार्थ के उपस्थिति के कारण जिस पदार्थ के उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया की क्रिया होती है, जिस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण क्रिया, हाँ, संपन्न होती है उसे उसे ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ ऑक्सीकरण क्रिया करवाता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैंने इसमें मान लिया जाए कि सोडियम है, और सोडियम की अभिक्रिया हमने करा दिया ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, तो बन गया आपका Na2O, ठीक है, बन गया। अब बताइए कि इसमें ऑक्सीकरण हो किसका रहा है, तो सोडियम का, लेकिन किसकी उपस्थिति के कारण हो रहा है अगर पूछा जाए, तो होगा आपका क्या, ऑक्सीजन, है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या ऑक्सीकरण की क्रिया होगी यहाँ पे, नहीं होगा। हमने बोला कि जिसकी उपस्थिति के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीकारक बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से उसको जानेंगे। यानी कि सोडियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से हो तो वह सोडियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यह किसकी उपस्थिति के कारण हुआ, ऑक्सीजन के कारण, तो इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। यानी कि हमारा यहाँ का जो ये है, यहाँ जो है ये जो है वह आपका ऑक्सीकारक हुआ। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, इसका ऑक्सीकारक है, ठीक है, ऐसे। और भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, इतना आई थिंक लिख लिए होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे लिखवा रहा था, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको ऑक्सीकारक का। यहाँ लिख देना है कि ऑक्सीकारक के अन्य उदाहरण। पहला इसका आपका है ओजोन, O3 जिसको बोलेंगे। फिर आपका हो जाता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाएगा। फिर आपका हो जाता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं KClO3। फिर हमने बोलते हैं इसको आपका हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि H2O2 बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर आपको अन्य एग्जांपल देना इसमें, तो K2Cr2O7 कर दीजिए। आप इसके अंदर और भी एग्जांपल दे सकते हैं, KMNO4 कर दीजिए। ये सारे एग्जांपल है किसके, ऑक्सीकारक के।
जो ऑक्सीजन प्रदान करके ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, तो आज ये जो है यहाँ तक ही रहेगा आपका। आज के इस क्लास में हमने जो बहुत सारी क्रिया कर लिया इस तरह से हमने आज जो है इसको पूरी तरह से देख लिया। न्यूट्रलाइजेशन के अवक्षेपण से स्टार्ट की हुआ था, उदासीनीकरण हुआ आज पढ़ लिया हमने, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन पढ़ लिया इसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो न्यूट्रलाइजेशन को रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर मैंने इसका उपयोग बता दिया आपको कहाँ कहाँ होता है। पहला आपको बताया मुख गुहा के अंदर, मुख के अंदर दांत की सफाई में भी आपका कौन सा क्रिया होती है, उदासीनीकरण। फिर खेत के मैंने कंडीशन बताया कि क्यों इसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है, कैसे इसको रीगेन करेंगे। फिर मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाया आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इसको समझाने के लिए, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझाया गया। फिर बताया गया आपको ऑक्सीकारक क्या है, जो ऑक्सीकरण को होने में सहायता करते हैं, उसको बोला जाता है ना। इसके अन्य एग्जाम्पल आपको याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्टली आपको पूछता है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक है। इसी के साथ आपका आज की क्लास ये तक रहता है। ठीक है, धन्यवाद।